बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपके साथ 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ शेयर किए थे। आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो हम अपने एमसीक्यूज़ की जानिब जाते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 क्या है? हु इंट्रोड्यूस द नोटेशन मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स की नोटेशन थी, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने इसके बारे में बताया? ये जेम्स सिल्वेस्ट्रस थे, ठीक है, जो भी नाम है आप नाम याद रखना। इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। बच्चों, ये आपकी बुक के अंदर ही जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर ही लिखे होते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं, अगर बेशक इनका एमसीक्यूज़ ना आए, लेकिन जब आप आगे जाते हैं ना, जो बच्चे आगे मैथ को ही लेके चलते हैं, उनसे ये लाजमी क्वेश्चंस किए जाते हैं कि मैट्रिक्स किसने बताया था, फंक्शन का किसने बताया था, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो वहाँ बच्चे फंस जाते, वो कहते हैं आपने फिर पढ़ा ही क्या है, आपकी तो ये बुक में मौजूद था। इस वजह से मैंने फिर इनके ऊपर लाजमी एमसीक्यूज़ बनाए हैं। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड यूज देम इन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि मैट्रिसेस की जो थ्योरी थी उसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किसने यूज़ करवाया था। तो ये था ऑर्थर कैले, ठीक है। इन्होंने हमें बताया था कि मैट्रिक्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट वाज यूज्ड बाय। जो डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट था वो किसने यूज़ किया था सबसे पहले। तो ये आपके दो मैथमेटिशियन थे। एक था आपका जापानीज मैथमेटिशियन था सिविकोवा, एंड एक आपका जर्मन मैथमेटिशियन था जिनका नाम था विलियम गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज, ठीक है। इनका नाम बहुत लंबा था, तो ये शॉर्टकट करके लिखा है। ये सिविकोवा एंड विलियम लेबनीज, इन दोनों ने डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, यूज़ किया था इन्होंने। नंबर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। नंबर अगर इस ब्रैकेट में लिखे हों या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, आर कॉल्ड। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। द नंबर यूज इन रोज और कॉलम आर कॉल्ड। जो नंबर यूज़ किए जाते हैं, जो रोज़ के अंदर आ रहे होते हैं या फिर जो कॉलम के इस तरह रोज़ के अंदर आ रहे होते हैं या जो कॉलम के अंदर आ रहे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रीज, एलिमेंट्स, ए एंड बी मैट्रिक्स। तो इन्हें हम इंट्रीज भी कह सकते हैं और इन्हें हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो राइट ऑप्शन सी है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है, ए इज इक्वल टू 2 3 1 और 0 3 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सिस। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखें, ऑर्डर लिखते हुए हम सबसे पहले रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उसके बाद आपके पास 7 है ऑप्शन, अ नंबर हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड, ठीक है। अगर कोई नंबर में सिर्फ एक ही रो है, आप नंबर के बजाय यहाँ मैट्रिक्स लिख लें। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड। एक मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज भी होती हैं और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम भी होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड। अगर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों तो उसे हम क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। 2 मैट्रिसेस कैन बी एडिड इफ़। 2 मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं अगर वो दे आर स्क्वायर, 1 इज़ आइडेंटिटी, दे हैव सेम ऑर्डर, दे हैव द सेम एलिमेंट। तो ये आपने 9th क्लास में भी मैट्रिक्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा था। तो वो ये क्या था कि हम 2 मैट्रिक्स को तब भी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। उसके बाद है मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है ना, वो हमने पढ़ा था ना कि आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 12, मैट्रिक्स एडिशन ऑफ 3 मैट्रिसेस इज। जो मैट्रिक्स की एडिशन होती है 3 मैट्रिक्स की, वो क्या होती है? अब ये इस तरह आपका हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
तो ये कौन सी आपकी प्रॉपर्टी होती है? ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अगर मैट्रिक्स ए में कोई नल मैट्रिक्स, ठीक है, ओ मतलब ये ओ भी कह सकते हो, इसको ज़ीरो भी कह सकते हो कि उसकी सारी इंटरेस्ट ज़ीरो हों, आप ऐड करो तो आपके पास दोबारा ऑप्शन क्या आएगा? दोबारा से आपके पास ए ही आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इफेक्ट्स, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स की, वो किसको अफेक्ट करती है? अब देखिए आपके पास ना एक मैट्रिक्स हो गया है, जैसे आप यहाँ मैट्रिक्स ले लें 2 3 4 और 5, ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब मैं इसके साथ ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करूँगी तो वो नंबर देखें इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो किसे अफेक्ट करेगा? मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को। ठीक है, उसके बाद है ए क्रॉस बी ओनली पॉसिबल इफ़, जो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो कब पॉसिबल होती है? वो तभी पॉसिबल होगी जब ए के कॉलम बी की रोज़ दोनों सेम होंगे। ठीक है, जब ए की कॉलम और बी की रोज़ सेम होती हैं उस वक्त हम कहते हैं कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ जनरली, जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो जनरल तौर पर वो क्या नहीं होती? कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ज़ीरो, नॉन। अब देखें, अगर आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो वो नॉट कम्यूटेटिव होती है। एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ए क्रॉस बी जनरली तौर पर बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। सम केसेस में आ जाते हैं इक्वल, लेकिन ज़्यादातर ये इक्वल नहीं आते, तो ये क्या होगा? नॉट कम्यूटेटिव। आप एमसीक्यूज नंबर 7 देखें। माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन बाय, अब माइनर किसे कहते हैं ये बात समझने वाली है। देखें, मुझे इस एलिमेंट का ना माइनर चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट चाहिए इसका। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसकी रोज़ और इसकी कॉलम को जब डिलीट कर देती हूँ तो मेरे पास जो मल्टीप्लाई हो के नंबर आता है ना, उसको क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं। अब ये A12 है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आता है, तो ये A12 बनता है। तो इस तरह जब हम किसी नंबर का माइनर फाइंड करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसकी रोज़ और कॉलम को डिलीट करते हैं। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, डिलीटिंग इट्स रोज एंड कॉलम, हम उसके रोज और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एमसीक्यू नंबर 18 है, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज। अच्छा, को फैक्टर जो हम निकालते हैं किसी एलिमेंट का, तो उसका क्या तरीका होता है, ये भी चीज़ समझने वाली है। ये देखें, अब ना हम A11 का यहाँ पे को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हमने लिखा -1 1 + 1। देखें, 1 क्या यहाँ पे, ये आपकी रो है, ये आपका कॉलम है, तो हम क्या करते हैं? रो को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इन जनरल अगर देखा जाए। ठीक है, तो -1 नहीं आएगा, ये -1 सब में आता है, देखें सब में आ रहा है। फिर हम जो रो होती है वो लिखते हैं और जो कॉलम होता है उन दोनों को हम ऐड करते हैं, और फिर हम माइनर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये देखें, इसकी रो और इसके नीचे वाला कॉलम छोड़ दिया हमने। ठीक है, इसके सामने वाली रो और नीचे वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये पीछे जो आया है ये क्या है? ये आपका माइनर है। ये आपका क्या है? माइनर है। तो ये देखें 2 1 -1 और 1, तो ये इसका जनरल फार्मूला है, -1 की पावर I + J मल्टीप्लाई बाय माइनर। तो को फैक्टर का जनरल में आपके पास एलिमेंट का को फैक्टर निकालते ना, इन जनरल आपके पास ये फार्मूला होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद आपके पास क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के या 3 क्रॉस 3 के, उनका डिटर्मिनेंट क्या आता है? तो वो एक स्केलर नंबर आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 -2 0 कुछ भी आ सकता है। तो वो क्या होता है? आपका एक नंबर आता है जिसे हम स्केलर कहते हैं। इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम का मतलब आइडेंटिकल, एक जैसी हैं, इट्स वैल्यूज़, तो
डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हमने पढ़ा था ना कि जब डिटर्मिनेंट के अंदर कोई से दो रोज़ या कोई से दो कॉलम आपस में एक जैसे हो जाएं तो डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख देते हैं, ज़ीरो लिख देते हैं, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद MCQ नंबर 21 है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू, जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं या फिर जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, उनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब देखें अपर क्या होता है, अपर ये होता है ना कि जिसकी ना ऊपर, यहाँ पे ऊपर की तरफ ना नंबर्स हो, ट्रायंगल बन रही हो, नीचे को नंबर ना हो बल्कि ज़ीरो ज़ीरो हो। और लो ट्रायंगल क्या होती है, इधर नीचे आपके पास क्या बन रहे हो, एक ट्रायंगल बन रही हो, अगर इसको मिलाए ना आप इस तरह तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, और ऊपर वाले एलिमेंट में क्या हो, ज़ीरो हो, तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर है, ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर है। तो इनका डिटर्मिनेंट अगर आपने निकालना हो ना इन मैट्रिक अपर ट्रायंगुलर या लो ट्रायंगुलर का, तो उसका आसान सा हल यही है कि पूरे को आप मल्टीप्लाई ना करो, सिर्फ उनके डिटर्मिनेंट को ही मल्टीप्लाई करवा दो आपस में, ठीक है। डिटर्मिनेंट बोल गई हूँ, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इनको क्या करो, इनके नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो उसका क्या आ जाएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद 22 है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि उसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसका इन्वर्स पॉसिबल है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इन्वर्टिबल इसका मतलब यह है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है, तो उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब उसका डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर ही जब ज़ीरो हो जाए तो फिर तो वो मैट्रिक्स अनडिफाइन हो जाएगा या नंबर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने MCQs नंबर 23 की जानिब। MCQs नंबर 23 क्या है, अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, वो कह रहे हैं इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल हो गया, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज़, तो जो इक्वेशन है, जो आपके इक्वेशंस दी गई थी वो क्या हो जाएंगी, उनका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो उनका सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे, देखें, अब जब हम किसी भी मेथड से करते हैं, इन्वेंशन से करते हैं या क्रैमल से करते हैं, तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, अब मैं यहाँ पे अगर लिखूँ आपके लिए तो वो क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। अब देखें डिटर्मिनेंट किधर आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। जब इसका डिनोमिनेटर ही ज़ीरो हो जाएगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, सिस्टम का फिर कोई भी आंसर नहीं होता, हम लिख देते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन और अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड हो जाते हैं, हम इनके डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, या इनफाइनाइट भी आप बोल सकते हो। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, इंटरचेंजिंग टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट मेक इट। जब हम डिटर्मिनेंट की रोज़ या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो फिर हम बाहर क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन डी होगा, चेंज साइन। उसके बाद आपके पास लास्ट है MCQs कि किसी मैट्रिक्स ए को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 के MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और चैनल को ज़रूर फॉलो किया करें। इससे मुझे पता चलता है कि बच्चों को चीज़ें समझ आ रही हैं, उन्हें पसंद आ रही हैं, इस वजह से वो बार बार चैनल पे आना चाहते हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।